स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। एक बहुत ज़्यादा सवाल जो अक्सर आता है कि हम स्वीडन किस तरह आ सकते हैं और किस तरह यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, तो इस हवाले से आज के व्लॉग में तफसील से ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप कानूनी तौर पे स्वीडन आ सकते हैं और किस तरह आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं, और बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं जो मुस्तकबिल में स्वीडन आना चाहते हैं या अभी जो आए हुए हैं वो भी किस तरह यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे सेटल हो सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में वो तमाम चीज़ें तफसील से आपको बताई जाएंगी। इससे कबल एक व्लॉग में बताया गया था कि स्वीडन आने के लिए जो अमूमी तौर पे जो तरीक़ाकार है, एक तो ये है कि आप फैमिली रीयूनिफिकेशन की वजह से आ सकते हैं, मसलन शादी करके, या अगर यहाँ पे किसी को काम मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए, वो यहाँ पे आ सकता है। और दूसरा जो बड़ा ग्रुप है जो लोग ये पूछते हैं कि क्या हम बिज़नेस के हवाले से यहाँ पे आ सकते हैं, हम यहाँ पे अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, या इसमें जो ये भी था कि आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं टैलेंट वीज़ा के तहत किस तरह से आ सकते हैं। तो इन तमाम बातों की तफसील आज के इस व्लॉग में मौजूद है। स्वीडन आके यहाँ पे सेटल होने के लिए और यहाँ पे जो है वो अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए, यहाँ का वीज़ा लेने के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, किस मुल्क से आ रहे हैं। तो इस हवाले से हम तीन जो है वो कैटेगरीज में, तीन शोबों में तकसीम करेंगे। पहले वो लोग जो नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड या आइसलैंड से यानी नॉर्डिक ममालिक से स्वीडन आना चाहते हैं, उनकी बात की जाएगी। फिर जो यूरोपियन ममालिक से आना चाहते हैं, और फिर जो यूरोप के बाहर से स्वीडन आना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है नॉर्डिक ममालिक, जो मैंने बताया है, यहाँ के लोगों के लिए आना स्वीडन जो है वो बहुत आसान है, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये यहाँ पे स्वीडन आके इनको किसी किस्म की जो है वो रेजिडेंस परमिट की, uppehållstillstånd की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ अपने जो है वो टैक्स ऑफिस जाएंगे, यहाँ का skatteverket, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे। अगर उन्होंने 1 साल से ज़्यादा अरसा यहाँ पे रहना है तो फिर उनको पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ वो अगर 3 महीने के लिए रहना है तो तब भी उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं। नॉर्डिक ममालिक के जो लोग हैं उनके लिए स्वीडन आना जो है वो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई लंबी चौड़ी जो है वो तफसीलात की ज़रूरत नहीं होती। अब दूसरा जो है वो ग्रुप आ गया वो लोग जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक से, या जिसमें यूरोपीय इक़्तिसादी बरादरी जिसमें स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है, तो जो EU ममालिक से स्वीडन में आना चाहते हैं उनके लिए भी कदरे आसान है। उनके लिए वो यहाँ पे स्वीडन में आके काम कर सकते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं, वो यहाँ पे रह सकते हैं। उसके लिए उनको रेजिडेंस परमिट uppehållstillstånd जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो यहाँ पे आके अपना जो है वो कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको पूरा करना होती हैं, जो कि अंडर EU रूल्स के तहत जो है वो आता है। वैसे ही जैसे स्वीडन का शहरी भी किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाए तो उसको भी वैसे करना होगा। तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उनको भी माइग्रेशन बोर्ड के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको जो है वो टैक्स ऑफिस के पास जाना होगा और वहाँ जाके उन्होंने अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवाना है। इनमें पहली कैटेगरी आ जाएगी वो लोगों की जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिन्होंने अपना जो है वो बिज़नेस शुरू करना है। तो वो बताएंगे कि वो जो कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उसकी जो है वो प्लानिंग क्या है। उसके अगर पहले आपने वो बिज़नेस अपने मुल्क में किया है तो उसकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको बता देंगे। फिर आपके पास जो है वो F टैक्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाना है, जो आपके साथ जो मुलाजमीन होंगे उनका जो आपने टैक्स अदा करना है। फिर आपके पास मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो अगर आपकी कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो अगर आपको किसी चीज़ की यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है वो आपके पास होनी चाहिए। और आपका जो सबका एक्सपीरियंस है वो आपने बताना है। उसमें जो इनवाइसेस वगैरह होंगी, जो आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, टैक्स पे किया है,
वो सारी चीज़ें आप जो है वो टैक्स ऑफिस को स्वीडन में स्काते वर्कत को देंगे, साथ अपना अपना पासपोर्ट देंगे। फिर आपके साथ अगर फैमिली मेम्बर्स हैं उनका अपने रिलेशनशिप का उनको बताना होगा, या बच्चे हैं तो उनका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। तो वो फिर टैक्स ऑफिस जो है वो आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेगा और आप जहाँ पे स्वीडन में रह के अपना बिजनेस कर सकते हैं, जो यूरोपीय यूनियन से लोग आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन से आने वाले दूसरे लोगों की वो कैटेगरी जो यहाँ पे जॉब के लिए आना चाहते हैं, कंसल्टेंट के तौर पे आना चाहते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, फ्रीलांस के तौर पे आना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी वो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अपने प्रीवियस वो दिखाने होंगे। अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी तफसील उनको बताना होगी, तो कितनी देर के लिए उनको रहना है। अगर उन्होंने 1 साल के लिए रहना तो उनको पर्सनल नंबर मिल जाएगा, और वो सारी चीज़ें वो भी टैक्स ऑफिस को देंगे, और टैक्स ऑफिस फिर जो है वो उनको रजिस्ट्रेशन दे देगा। उनको भी माइग्रेशन बोर्ड के पास जाके जो है वो रेजिडेंस या वर्क परमिट या कोई इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो नॉर्डिक ममालिक से लोग आने वाले हैं या जो यूरोपीय यूनियन से लोग आना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, उनके लिए तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। यानी उन मुल्कों की उनके पास नेशनैलिटी होनी चाहिए, परमानेंट वीज़े की बात नहीं मैं कर रहा। अब तीसरी आ जाएगी कैटेगरी वो जो नॉन यूरोपियन ममालिक हैं। इनमें वो भी शामिल हो सकते हैं जो किसी यूरोप के दूसरी मुल्क में हैं, वहाँ उनके पास जो है वो रेजिडेंस परमिट है लेकिन पासपोर्ट नहीं है। तो ये यानी जो तयन होता है ना, डिटरमिन करता है, वो आपका पासपोर्ट करता है, आपके पास कौन सा पासपोर्ट है। तो वो लोग जिनके पास किसी भी यूरोपीय मुल्क का पासपोर्ट नहीं है, नॉन यूरोपियंस हैं, उनके लिए जो है वो जो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। वो लोग जो यहाँ पे स्वीडन में बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं उन ममालिक से सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे, तो उनको सबसे पहले जो है वो रेजिडेंस परमिट के लिए माइग्रेशन बोर्ड के पास जो है वो दरख्वास्त देना होगी स्वीडन आने से पहले। अगर वो स्वीडन से बाहर रह रहे हैं तो दरख्वास्त देंगे। अगर वो ऑलरेडी स्वीडन में रह रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, उस पढ़ रहा है, 30 क्रेडिट्स उसने पास कर लिए हैं, तो वो यहाँ पे रह के ही एप्लीकेशन दे सकता है और उसमें वो स्विच भी कर सकते हैं, यानी वर्क परमिट से सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ और सेल्फ एम्प्लॉयड से वर्क परमिट की तरफ। लेकिन उसके लिए उनको स्वीडन जो है वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें पहली कैटेगरी आती है कि आप यहाँ पे स्वीडन में ही रह रहे हैं और यहाँ पे रह के आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना कंपनी बनाना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने 30 क्रेडिट्स जो है वो पास किए हों, या अगर वो एज ए रिसर्चर यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने एक पूरी टर्म जो है वो कंप्लीट कर ली हो, और उसके बाद जो है वो अपनी दरख्वास्त दे देंगे। इसके लिए अगर उनको 3 महीने से कम रहना है तो उसके लिए भी फिर वो अप्लाई कर सकते हैं एक स्पेसिफिक वीज़ा। तो पहली कैटेगरी आ जाएगी उन लोगों की जो ऑलरेडी स्वीडन में हैं, स्टूडेंट्स हैं और वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाएगी कि वो नॉन यूरोपियन नेशनल्स जो 3 महीने से ज़्यादा के लिए स्वीडन आना चाहते हैं। तो 3 महीने से ज़्यादा आने के लिए उनको रेजिडेंस परमिट जो है अप्लाई करना पड़ेगा अपने बिज़नेस के लिए, कि उन्होंने बिज़नेस करना है, और उसके बाद वो जो है वो उसमें बताएंगे कि वो कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ जो शराइत हैं वो माइग्रेशन बोर्ड उनकी एप्लीकेशन को लेके अगर उस पर पूरा वो मुतमिन होगा तो फिर उनको जो है वो जारी करेगा। एक तो उनके पास वैलिड पासपोर्ट हो, जो काफ़ी सालों के लिए वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि उनके पास जो वो बिज़नेस करना चाहते हैं, कहते हैं जी मैं स्वीडन आके ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, ये कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो उसका आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा कि आपका इस इंडस्ट्री में या इस बिज़नेस में आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस है। और उसके बाद फिर आपने जो है वो अपना आपके पास इंग्लिश और स्वीडिश लैंग्वेज की जो है वो महारत होनी चाहिए। आप ज़्यादा तो यहाँ कंपनियाँ या माइग्रेशन बोर्ड की ये प्रेफर करते हैं जिनको स्वीडिश ज़बान बोलनी आती हो, लेकिन बहुत सी बाज़ कंपनियों में इंग्लिश में भी काम चल जाता है, तो इंग्लिश या स्वीडिश का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आप वो
कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको उसको बताना है कि आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे, उसका बजट वगैरह कितना था, उसके पास आपके पास कस्टमर कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका नेटवर्क है, उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल सारी कंडीशन है, उसकी इनवाइसेस हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन है, यानी वो सारी चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी है। फिर जाके माइग्रेशन बोर्ड जो है वो अपना फ़ैसला करेगा कि ये शख्स जहाँ स्वीडन आके काम करना चाहता है, इसकी माली हालात कैसे हैं, बिज़नेस के लिए इसके पास कितना है, क्या इस बिज़नेस में इसकी महारत है भी या इसके लिए बिल्कुल नया है। फिर उसके साथ ये है कि अगर ज़ाहिर उन्होंने यहाँ पे रहना है तो उन्होंने ये शो करना है कि हमारे पास जो है वो सफिशेंट फंड्स हैं। उसके लिए जो एक अडल्ट है, यानी जो एप्लीकेंट है, मर्द या खातून जिन्होंने भी अप्लाई करना है, 2 लाख क्राउन जो है उनके पास होने चाहिए, और जो उनका पार्टनर है उसके पास, उसके लिए 1 लाख क्राउन, और बच्चे के लिए जो है वो 50,000 स्वीडिश क्राउन। और अगर फॉर एग्जांपल 2 मियाँ बीवी जो हैं और 2 उनके बच्चे हैं, तो एक उनमें जो है वो मेन एप्लीकेंट है, तो उनके लिए 2 साल के लिए 4 लाख स्वीडिश क्राउन उनके अपने खाने पीने के लिए उनके पास होना चाहिए, ये उन्होंने बताना है। और 2,000 स्वीडिश क्राउन जो है उनकी फ़ी है प्रोसेसिंग की। तो माइग्रेशन बोर्ड जो है फिर वो उनकी दरख्वास्त का जायज़ा लेगा। ये सारे अब बेहतर है कि जितनी बेहतर आप डॉक्यूमेंटेशन दे सकें तमाम ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप पूरे उसमें आप जो भी आपके पास है और वो वाज़े तौर पे हो, उनमें कुछ कन्फ्यूजन ना हो। जितनी एप्लीकेशन आपकी अच्छी बनी होगी, टू दी पॉइंट होगी, उतना उसकी प्रोसेसिंग जल्दी होगी। लोगों के केसेस में टाइम इसीलिए लगता है कि इनकम्प्लीट होती है, गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़रूरी उसमें नहीं होते। और जब इस तरह की एप्लीकेशन आती है तो वीज़ा ऑफिसर देखता है तो उसको फिर वो थोड़ा पेंडिंग में डाल देता है। जो सीधा सीधा केस होता है उसको वो जल्दी जो है वो करते हैं। और फिर अगर आपको 6 महीने या इससे ज़्यादा रहने का यहाँ पे आपको परमिशन मिल जाता है, इजाज़त मिल जाती है, तो फिर आप अपने जो है वो बच्चे उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी साथ आ सकते हैं या बाद में आ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे अपना बिज़नेस के लिए स्वीडन आते हैं और आपकी फैमिली यहाँ आती है, तो आपकी फैमिली और जो बच्चे 16 साल से बड़े हों उनको राइट होता है वो काम कर सकते हैं। वो ये नहीं कि आप बिज़नेस रन करेंगे वो बैठे रहे, उनको अपनी तौर पे इजाज़त होगी कि वो भी यहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं। और लेकिन आप जो है वो आप वही बिज़नेस करेंगे जिसके लिए आपको वीज़ा मिला है, आपने उस पर जो है वो चलना है। तो ये था कि बहुत से लोग जो पूछना चाहते हैं, जी हम कारोबार के लिए स्वीडन आना चाहते हैं। आप बिल्कुल कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, सेटलमेंट के लिए आ सकते हैं। बेसिकली उसमें जो मेन चीज़ें ये हैं कि जो आपने बिज़नेस करना है उसका आपके पास एक्सपीरियंस हो, वो आप बता सकें कि मैं ये बिज़नेस, ये कंपनी इस तरह से करूँगा, प्रीवियसली मेरा इतना एक्सपीरियंस है। दूसरा, अगर आपके पास जो है वो पैसे हैं, जो आप प्रूव कर सकते हैं कि बिज़नेस के लिए मेरे पास इतना पैसा है और जो मैंने अपने रहने के लिए मेरे पास इतने पैसे हैं। अगर ये सारा आप कर देंगे तो कोई वजह नहीं कि आप यहाँ पे ना आ सकें, और ये लीगली आप आ सकते हैं, कानूनी तौर पे आ सकते हैं। इसकी तफसीलात आप माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और आखिर में वो बात करते हैं कि एक और तरीका भी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आप तालीम याफ्ता हैं, हुनरमंद हैं, आपके पास कोई स्किल्स है, वो लोग भी आ सकते हैं। उनके लिए जो है वो टैलेंट वीज़ा रखा गया है नॉन EU सिटीजन्स के लिए, जिसके लिए 3 महीने से 9 महीने का जो वीज़ा दिया जाता है। लेकिन उसमें आपने ये कहा है कि हम अपने एक्सपेंसेस खुद उठाएंगे और उसके लिए आप यहाँ पे काम तलाश करेंगे और आपको फिर वीज़ा दे दिया जाएगा। इसकी पूरी तफसील एक अलग से व्लॉग में मैंने दी है, जो इस डिस्क्रिप्शन में भी है और ये आप आखिर में देखेंगे, तो उस व्लॉग को आप देख लीजिए उन लोगों के लिए जो टैलेंट वीज़े पे आना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इस व्लॉग को देखने के बाद आपको पूरा एक अंदाज़ा हो चुका होगा कि स्वीडन आने के लिए जो है वो कौन सा तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। और अगर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, या अगर आप किसी अच्छे जो है वो इमिग्रेशन लॉयर से कांटेक्ट करें वो भी आपको बता देगा। बहरहाल मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अपने कमेंट से ज़रूर बताइए और आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।